चैप्टर 2 है उसकी रिवीजन भी हो जाएगी, और आपको ये जो एमसीक्यूज हैं ये भी सॉल्व मिल जाएंगे। तो हम बारी बारी ये सारे एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। इसमें से कुछ बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल हैं और कुछ इजी भी हैं। तो जो इजी हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जो इजी हो, आप इनमें से कोशिश कोशिश कीजिएगा जिनके आंसर्स आप दे सकते हैं वो आंसर्स आप दें। क्वेश्चन 1 है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द फंक्शन। आपके पास एक रैशनल फंक्शन गिवन है और हमने इसके बारे में इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करनी है, तो क्या ऑप्शन इसका करेक्ट है? X। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है, इन जनरल जो आपका फंक्शन होता है वो कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमने स्टार्ट के लेक्चर में बात की थी कि x आपकी इनपुट होती है और इनपुट को ही हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो आपकी y होती है दैट इज योर आउटपुट, और आउटपुट को आप डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इट्स मीन्स के जो आपका y होता है वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। तो फंक्शन जैसा मर्जी डिफाइन हो, चाहे रैशनल हो या चाहे कोई स्पेसिफिक हो या जैसा मर्जी फंक्शन हो, तो उसमें हमेशा x ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। इस केस में जैसे ये फंक्शन है y इन टर्म ऑफ x एक्सप्रेस्ड हो रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। इट मीन्स के इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, x है, ठीक है। समझ आ गई? जी, रिस्पॉन्स करें प्लीज। ठीक है राहुल सर। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 2 पे जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 2 में आपके पास एक फंक्शन गिवन है और हमने उस फंक्शन की स्पेसिफिक वैल्यू पे आंसर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फंक्शन आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² -2 और 3x + 9। तो हमने इसका आंसर कैलकुलेट करना है f(-1) पे। देखें, जनरली एफ ऑफ एक्स डिफाइन है, f(-3) पे सॉरी कैलकुलेट करना है, तो इस बात का मतलब है कि आप x को जस्ट 3 रिप्लेस कर दें। जो फंक्शन आपका गिवन है, फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² -2 डिवाइडेड बाय 3x + 9 है। तो आपने f(-3) कैलकुलेट करना है। यू कैन कंपेयर द ब्रैकेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ये जो छोटी ब्रैकेट है इसकी बात कर रहा हूँ। तो आपको नजर आएगा कि x की जगह जस्ट -3 आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, इस फंक्शन में जहां जहां पे x है वहां पे -3 पुट करेंगे। तो बनेगा 3 टाइम्स -3 का स्क्वायर -2 डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स x बन जाएगा 3 टाइम्स -3 + 9। सिंप्लीफाई कर दें, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 9s आर 27, 27 -2 ऊपर आ जाएगा 25। नीचे 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 + 9 बन जाएगा। तो इसका आंसर आ रहा है 25 बाय -9 + 9 से कैंसिल होकर 0। तो 25/0 का अनडिफाइंड। आंसर क्या आता है? अनडिफाइंड सर। वेरी गुड, अनडिफाइंड होता है। हमेशा याद रखें, समथिंग डिवाइडेड बाय, ये जो मैंने ये सिंबल लगा लिया, कोई भी नंबर हो डिवाइडेड बाय 0 उसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी होगा, ठीक है। और सिमिलरली समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का आंसर आपके पास 0 आता है। तो जब डिनोमिनेटर 0 हो तो आपका आंसर इन्फिनिटी आता है, और इन्फिनिटी को ही हम बेटा अनडिफाइंड बोलते हैं, ठीक है। इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है, अनडिफाइंड। मीन्स के कोई डेफिनेट आंसर आपके पास नहीं आ रहा है, इसलिए इसका जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ गई? यस सर। नेक्स्ट आपके पास MCQ 3 है। MCQ 3 अगेन इम्पोर्टेंट है कि सॉरी, MCQ नंबर 3 में इसने फंक्शन की डोमेन पूछी है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि रैशनल फंक्शन की डोमेन कैसे निकालते हैं? मैंने आपको स्टार्ट के लेक्चर्स में बताया था, डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन की डोमेन कैसे लिखते होते हैं? ये एक रैशनल फंक्शन है, इसकी डोमेन हमने बतानी है।
तो हमेशा याद रखें जब भी आपके पास कोई भी रैशनल फंक्शन हो, लेट्स से कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है पी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ एक्स, इस तरह के फंक्शन की आपने डोमेन कैसे निकालनी है। याद रखें कि रैशनल फंक्शन में आपने डोमेन के लिए ना डिनोमिनेटर को जीरो बनाना होता है, सॉरी डिनोमिनेटर को जीरो होने से बचाना होता है। इसकी डोमेन तमाम रियल नंबर होगी, बट एक्सेप्ट उन वैल्यूज के अलावा जिन वैल्यूज पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाली एक्स की वैल्यूज जिनके लिए क्यू ऑफ एक्स नॉन जीरो होगा। ठीक है, हर वो रियल नंबर इसकी डोमेन होगा। शर्त ये है कि वो जो रियल नंबर हो उसको अगर आप डिनोमिनेटर वाले फंक्शन में दें तो आपका आंसर नॉन जीरो आ जाए। समझ आ रही है? तो आपने बेसिकली डिनोमिनेट रैशनल फंक्शन की डोमेन डोमेन के लिए डिनोमिनेटर को जीरो होने से बचाना होता है। लेट्स से आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, दिस इज अ रैशनल फंक्शन। अब देखें इसमें डिनोमिनेटर x है, तो इसकी डोमेन में हमें पता है कि अगर x जीरो हुआ तो ये चीज अनडिफाइंड हो जाएगी, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। दैट्स वाई हम लिखेंगे कि डोमेन इज x बिलोंग्स टू द ऑल रियल नंबर बट एक्सेप्ट जीरो, तो इसलिए हम लिखते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो ये इस तरह से डोमेन हम कैलकुलेट करते हैं। अब आपका जो फंक्शन जैसे इसने डिफाइन किया है, फंक्शन ऊपर वाला ही फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² -2 डिवाइडेड बाय 3x+9। इस बात का बेटा मतलब ये बनता है कि इसकी डोमेन अगर आपने लिखनी है ना, तो आप पहले इस अंदाज में लिखें कि भाई x की वो वाली वैल्यू नहीं पुट करनी जिस पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है। आप चेक कर सकते हैं, अगर आप x की जगह इसमें -3 पुट करें तो आपका तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, इट मीन्स के फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी डोमेन जो लिखना का इजी मेथड है वो यही है कि हम लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू द ऑल रियल नंबर बट x कैन नॉट बी इक्वल टू -3, क्योंकि x -3 पे ये चीज अनडिफाइंड हो रही है, इसमें साइंटिफिक एरर आ रहा है, तो इसलिए हम डोमेन से -3 को निकालेंगे। ये तो इसकी डोमेन हो गई है। अब ऑप्शन में आपके पास जो चीजें लिखी हुई है ना, ये इंटरवल फॉर्म में, तो अब इंटरवल को समझें। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के साथ मैंने आपसे कहा था हमेशा हम ओपन इंटरवल ही यूज करते हैं। तो अब आपने इस सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -3 को इंटरवल में लिखना है। लेट्स से यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ पे जीरो है, और हाँ इस केस में थ्री, हमारा -3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लेट्स से मैं ये जो पॉइंट है इसको कह देता हूँ कि ये -3 है। तो टेक्निकली मतलब क्या बनता है, ये जो ऊपर सेट मैंने लिखा है, इस सेट का मतलब है कि x की हर वैल्यू डोमेन होगी सिवाय -3 के। तो -3 एक पॉइंट है जिसको आपने डोमेन से निकालना है। और बेटा मैंने आपसे कहा था जब किसी पॉइंट को डोमेन से निकालना हो तो उसके लिए ऊपर एक सर्कल लगाते हैं। इस सर्कल का मतलब है कि भाई ये पॉइंट शामिल नहीं है। जब सिंगल पॉइंट को डोमेन में डालना हो तो उसके लिए डॉट लगाते हैं ना। अच्छा, इसको अगर मैं इंटरवल फॉर्म में लिखूं तो आपकी डोमेन क्या क्या हो सकती है पहले वो समझें। माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक सारे नंबर हो सकते हैं, क्योंकि -3 तक सारे नंबर हो सकते हैं, -3 को तो शामिल नहीं करना। फिर उसके बाद आपके पास ये जो -3 के राइट साइड पे भी सारे नंबर हो सकते हैं डोमेन में। ठीक है, तो इंटरवल फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका जो डोमेन है, पहला सेट माइनस इन्फिनिटी से लेकर -3 तक, ये ब्लू सेट डोमेन में शामिल है। अच्छा, अब -3 को शामिल नहीं करना, और इंटरवल की नोटेशन है जब आपने किसी पॉइंट को शामिल ना करना हो तो उस पर आप छोटी ब्रैकेट लगाते हैं। जब आप बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं ना -3 पे, अगर आप बड़ी ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब है कि -3 इंक्लूडेड है। ये नोटेशन है इंटरवल के लिए। तो इसका मतलब -3 से ले माइनस इन्फिनिटी से -3, ये तो डोमेन में शामिल हो गया। -3 यहाँ से ये पता चला नहीं शामिल। अच्छा, उसके बाद दूसरा सेट -3 के राइट साइड में वाला आप चेक करें, तो -3 से राइट साइड में भी तो सारे नंबर शामिल है, -3 टू इन्फिनिटी। इसको लिखने का अंदाज ये है -3 कॉमा इन्फिनिटी। अब इस राइट साइड वाला जो सेट है उसमें भी -3 को तो शामिल नहीं करना, क्योंकि -3 को आपने शामिल किया तो मसला बन जाएगा। समझ आ रही है? तो आपकी दो सेट आपकी डोमेन में शामिल हो रहे हैं, एक माइनस इन्फिनिटी से -3 और दूसरा -3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो जब दोनों सेट को एज अ डोमेन लिखना हो तो आपने यूनियन लगा देनी है। तो बेसिकली
ये जो आपके पास इंटरवल है, सेट ऑफ इंटरवल, ये आपके डोमेन में शामिल है। -3 पे दोनों तरफ तरफ ओपन ब्रैकेट होने का मतलब है कि -3 शामिल नहीं है। क्या आपको समझ आ रही है? ये जो सेट है ये वाला मैंने इंटरवल फॉर्म में लिखा, इस बात का सादा सा मतलब है कि तमाम रियल नंबर सिवाय -3 के। ठीक है, तो ऊपर भी मैंने यही बात लिखी थी कि आपने -3 को डोमेन से निकालना है, तो मैंने निकाला हुआ है ना बेटा, छोटी ब्रैकेट यूज किया -3 पे। समझ आ रही है? इसलिए इसका ऑप्शन ए भी करेक्ट होगा, क्योंकि वो -3 से माइनस इन्फिनिटी, फिर -3 से इन्फिनिटी है। ऑप्शन बी सेम है बेसिकली, -3 से -3, माइनस इन्फिनिटी -3, यूनियन -3 से इन्फिनिटी, ये दोनों सेम है, इसलिए इसके दोनों करेक्ट आप लगा सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से 3 शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो 3 -3 भी आ जाता है। और यहाँ सी में, सी करेक्ट इसलिए नहीं है, सी में -3 इंक्लूडेड है क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगी हुई है। ए और बी दोनों करेक्ट हो गए हैं, इस रीजन है इसके, उसने दोनों रिपीट किए हुए हैं, सेम रखे हुए हैं। समझ आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। कोई मसला? नो सर। नो सर। इससे रिलेटेड अगर मैंने चेंज करके दिया तो अटेम्प्ट हो जाएगा इस मेथड से, कि डिनोमिनेटर को जीरो होने से बचाना होता है, डोमेन इन द डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन, वो आपकी डोमेन हुआ करेगी। क्लियर? यस। ओके सर। अगर आप इस इंटरवल, इस डोमेन को लिखना चाहते हैं ना, ये जो आपका फंक्शन मैंने रखा 1/x, जीरो नहीं शामिल करना, तो आप लिख दें कि -इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक, जीरो नहीं शामिल करना, दैट्स वाई ओपन ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, फिर यूनियन, फिर जीरो को ना शामिल करें, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। इस तरह से डोमेन लिखी जा सकती है। ठीक है, ये जस्ट इंटरवल फॉर्म में डोमेन लिखने का प्रोसीजर है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये है कि ये वाला क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन वैसा ही क्वेश्चन है उसने रखा हुआ है, बस उसने ना डिनोमिनेटर को 3x² + 9 कर दिया। आप बताएं जी, ये ठहरें, हम नया पेज ओपन कर लेते हैं। सेम कंसेप्ट है क्वेश्चन 4 पे। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप आंसर करें इस क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन 4 का, क्वेश्चन 4 की डोमेन क्या है, कौन बताएगा? किस पॉइंट पे आपका डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, ताकि उस पॉइंट को हम डोमेन से निकाल दें। जी बेटा, रैशनल फंक्शन है अगेन, तो हमने कोई ऐसा नंबर चेक करना है कि जो मैं इधर पुट करूं तो आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाए। क्या कोई ऐसा नंबर है, लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे -3 मुझे समझ आ गई थी, अब इस क्वेश्चन में ऐसा कौन सा नंबर हम इसमें पुट करें तो आपका डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा? कोई भी नहीं। वेरी गुड, इसमें बेटा कोई भी नंबर ही नहीं है, क्योंकि अगर आप नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर तो हमेशा आपके पास पॉजिटिव बन रहा है। इट मीन्स कि कभी भी नॉन जीरो नहीं होगा। इन अदर केस अगर आप फिर भी चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर लेना, 3x² + 9 को इक्वल टू जीरो पुट करके x की वैल्यू निकाल लें, तो आपको पता चल जाएगा किस वैल्यू पे, किस x की वैल्यू पे ये चीज जीरो हो रही है। 3x² + 9 इक्वल टू जीरो, यहाँ से 3 कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा x² + 3 इक्वल टू जीरो। 3 के साथ डिवाइड कर दें तो बन जाएगा x² + 3 इक्वल टू जीरो। 3 को राइट साइड में ले जाएं तो बनेगा x² इक्वल टू -3। हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसलिए स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो बनेगा +-स्क्वायर रूट ऑफ -3। और आपने तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आना बेसिकली आयोटा जनरेट करता है, तो ये बन जाएगा +-3, स्क्वायर रूट ऑफ +3 हो जाएगा, और साथ आयोटा आ जाएगा। तो लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आयोटा तो रियल नंबर ही नहीं है, ये तो आपका कम्प्लेक्स नंबर बन गया, और हम यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर को स्टडी नहीं कर रहे हैं। हमारा जो डोमेन ऑफ स्टडिंग सेट है वो आपके पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है, तो इस वजह से आयोटा में तो हमने बात ही नहीं करनी। तो इसका मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है जो उसको मैं पुट करूंगा तो आपका आंसर क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। इट मीन्स कि आपने डोमेन से किसी नंबर को नहीं निकालना, इसकी डोमेन क्या है, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ठीक है, ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन है। अब ऑल रियल नंबर को हमने इंटरवल प्रोसीजर से लिखना है, कि इंटरवल में हम उसको कैसे लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को। आप बेटा जानते हैं लेफ्ट साइड में -इन्फिनिटी होता है और राइट साइड में इन्फिनिटी होता है, इंटरवल की मदद से
इस ऑल रियल नंबर का मतलब है माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जितने नंबर्स हैं वो सारे शामिल हैं बेटा। तो आप चेक करें ना, जो भी नंबर रियल लाइन में हो वो इन्फिनिटी से हमेशा छोटा होगा और माइनस इन्फिनिटी से क्या होगा, बड़ा होगा। क्योंकि जो भी, इसका मतलब है वो तमाम नंबर जो माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हैं वो सारे शामिल हैं। आप इस चीज को इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यू कैन राइट माइनस इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी। इस बात का मतलब ये बनता है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक सारे शामिल हैं। अब आ जाते हैं माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी में। माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट आती है। छोटी ब्रैकेट का मतलब है कि ये इक्वल नहीं हो सकता, इनको हम शामिल नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल नहीं लगा सकते। ठीक है, ये लिमिटिंग केस है, इसलिए हमेशा ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होगी। स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी इसका मतलब यहाँ से ए पॉइंट तो खत्म हो गया कि -3 से बड़े नंबर सिर्फ डोमेन में नहीं है, छोटे भी हैं। एक्स लेस आर इक्वल टू -3 नहीं हो सकता। यहाँ पे ये ऑप्शन सी करेक्ट है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसने इक्वल साइन लगाया हुआ है, तो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इक्वल हो नहीं सकता। और दूसरा इस तरह से भी है कि इसने दोनों पॉजिटिव इन्फिनिटी रखे हुए हैं, तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है, मतलब वो तो हम नहीं बता सकते। ये तो इनवैलिड सी चीज़ है, माइनस इन्फिनिटी है ही नहीं, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नथिंग होता है। उसके बाद आप चेक करें माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो हर वो नंबर जो इन्फिनिटी से छोटा और माइनस इन्फिनिटी से बड़ा हो, इसका मतलब यही बनता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो ये रिप्रेजेंट करने का अनदर वे है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को अगर आपने लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी। या एक और ये भी नोटेशन है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और छोटी ब्रैकेट, या आप ऐसे लिख दें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब बुक वाले ने इसको इस तरह से लिखा हुआ है, इसलिए हम इसी मेथड से रखेंगे। तो आई थिंक ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, किसी बच्चे को नहीं समझ आया तो आप प्लीज पूछें। क्या आपको समझ आ गई है किसकी आ गया डोमेन? समझ। ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन है, तो वो मैंने करेक्ट कर दिया। ठीक है जी भाई, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं आप बाकी सब। क्या आपको समझ आ रही हैं चीजें? यस सर। जी, साथ साथ रिस्पॉन्स करते रहना, यस सर। ताकि अगर ना समझ आए तो मेथड ज्यादा है चीजें एक्सप्लेन करने के। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो उसको फिर हम किसी अल्टरनेटिव वे में देख के तो समझ लेंगे, लेकिन आप प्लीज रिस्पॉन्स करेंगे तो बात बनेगी। एमसीक्यूज 5 भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है, इस तरह के एमसीक्यूज पेपर में अमूमन आता होता है फंक्शन वाले चैप्टर से। तो आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसे है, एफ ऑफ एक्स गिवन है और उसने आपसे इनवर्स फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कराई है। ठीक है, तो इसका मतलब इनवर्स कैलकुलेट करने का प्रोसीजर हमने स्टार्ट की एक्सरसाइजेज में पढ़ा था। मैं यहाँ पे रिपीट भी करा देता हूँ एमसीक्यूज में। फंक्शन गिवन है लेकिन फंक्शन में वैल्यू 5 नहीं पूछी उसने। उसने कहा एफ इनवर्स ऑफ 5 इज 13 -13 1 या -5। तो इसका इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो एफ ऑफ एक्स की मदद से पहले आपने एफ इनवर्स ऑफ एक्स कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इनवर्स फंक्शन पहले कैलकुलेट करना है, फिर एक्स की जगह -15 हम पुट करेंगे। ठीक है, तो इनवर्स कैलकुलेट करने का एक प्रोसीजर था, मैंने आपको बताया था स्टेप्स के वाइज कि फर्स्ट स्टेप इज दैट कि एफ ऑफ एक्स को वाई लिखते हैं। सेकेंड स्टेप ये होता है कि आप एक्स इन टर्म ऑफ वाई कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास हमने इक्वेशन बनाने के बाद एक्स को इन टर्म ऑफ वाई कैलकुलेट करना है। और लास्ट स्टेप ये होता है कि फिर उसके बाद आपने इंटरचेंज करना होगा, रिप्लेस एक्स बाय वाई। तो ऐसा करने से आपको एक इनवर्स मिल जाता है। तो देखते हैं बेटा कैसे मिलता है। अ, यानी कि चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर y एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो, तो हमने जब इनवर्स फंक्शन पढ़ा था, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से अगर हम x कैलकुलेट करें तो वो बन जाता है एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। ये डेफिनेशन थी। ठीक है, तो आप दोनों तरफ इनवर्स अप्लाई करें ना, तो एफ इनवर्स और राइट साइड में एफ इनवर्स से कैंसिल होकर एक्स बचेगा। तो अगर वाई एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो इनवर्स के केस में जो इमेज है वो चेंज होता है, जो हो जाता है, जो डोमेन है वो रेंज और रेंज डोमेन बन जाती है। तो मैं प्रोसीजर एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल। आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+3। हम पहले स्टेप में एफ ऑफ एक्स की जगह y डाल देंगे, तो बन जाएगा y इक्वल टू 2x+3। ये पहला स्टेप है।
अब आपने किसी भी तरह से इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करना है कि x कैलकुलेट हो जाए। यहाँ पे y कैलकुलेट हुआ पड़ा है, हम चाहते हैं कि हमें x मिले। तो x के लिए आप क्या करें, x को एज अ सब्जेक्ट बनाएं। इसलिए मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये बनेगा y माइनस थ्री इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। अब आप क्या करें, 2 के साथ डिवाइड कर दें। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो y माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू x हो जाएगा। अच्छा, अब आप इनवर्स निकालना चाहते हैं ना बेटा, तो ये वाला रिलेशन यूज कर लें कि भाई x तो इक्वल होता है f इनवर्स ऑफ y के। तो जहाँ पे x है उसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें, तो y माइनस थ्री एज इट इज डिवाइडेड बाई टू, और राइट साइड में f इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। मैंने जस्ट ये x है राइट साइड में, तो x की जो वैल्यू है वो कौन सी है, f इनवर्स ऑफ y, वो रिप्लेस कर दी। अब लास्ट स्टेप है कि रिप्लेस x बाय y, x और y को इंटरचेंज करना होता है। x और y इंटरचेंज करने का ये मतलब है कि आपने अभी तक कैलकुलेट किया कि f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू y माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो अब जिधर जिधर y है उसको x के साथ, सॉरी, रिप्लेस y बाय x होता है, तो y को x के साथ इंटरचेंज कर देना है। तो जिधर जिधर y उधर x पुट कर दें तो बन जाएगा f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई टू। तो ये प्रोसीजर है किसी फंक्शन का इनवर्स कैलकुलेट करने का। 4 स्टेप है अप्रोक्सीमेटली, आप चेक कर लीजिएगा। तो हमें क्या चाहिए था, हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स तो नहीं चाहिए, हमें एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ फाइव चाहिए। इट मीन्स कि अब आप क्या करेंगे, एक्स की जगह फाइव रिप्लेस कर दें ब्रैकेट कंपेयर करने से, तो बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ फाइव इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री। जस्ट मैं x की जगह y लिखा रहा हूँ, सॉरी x की जगह 5 पुट कर रहा हूँ। तो 5 माइनस थ्री बाई टू बनेगा, 5 माइनस थ्री टू, 2 बाई टू का आंसर क्या आ गया, 1। इट मीन्स के डी करेक्ट, सॉरी सी करेक्ट ऑप्शन है। समझ आ गया आपको? जी सर। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं एमसीक्यूज 5 से। कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि इफ y इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ y, then y is called then y is called। ऑप्शन ए आपके पास है, सॉरी एमसीक्यूज नंबर 6 पढ़े जरा। कहता है कि इफ y इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ x एज y, इन टर्म ऑफ x एज y इक्वल टू f ऑफ x, देन y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन। मैं इसमें ना सारे फंक्शंस के आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये किस किस टाइप के फंक्शन पूछ रहा है, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले बात करते हैं डी ऑप्शन पे, आइडेंटिटी फंक्शन पे। तो आइडेंटिटी बेटा लफ्ज से जाहिर है कि ऐसा फंक्शन जिसको आप जो मर्जी डोमेन दें वापस वही डोमेन आ जाए आंसर में। मतलब ऐसा फंक्शन कि एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल हो, वन पुट करने पर वन, टू पुट करने पर टू, थ्री पुट करने पर थ्री आ जाए, जिसमें जो डोमेन वैल्यू होती है वही आपका आंसर आ जाए। तो इससे कहते हैं कि ये फंक्शन होता है आइडेंटिटी फंक्शन, राइट। ये आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन है, तो इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। लीनियर फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन जिसकी डिग्री वन हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। शर्त ये है कि डिग्री अगर वन हो तो वो फंक्शन क्या बन जाएगा, लीनियर बनेगा, वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमेशा लाइन को तो नहीं रिप्रेजेंट करता, वो तो कभी डिग्री टू बनती है, कभी डिग्री फाइव, कभी रैशनल, कभी इरेशनल। इसका मतलब लीनियर फंक्शन की डेफिनेशन भी नहीं हो सकती। आइडेंटिटी फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर फंक्शन। ठीक है। ऑप्शन डी पे बारे में बात करते हैं, तो याद रखें कि एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन है कि ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स वाई इन टर्म ऑफ एक्स एक्सप्रेस किया जा सके। ठीक है, यहाँ से कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लिसिट फंक्शन, a function which can be expressed in term of x, y is equal to f of x। ऐसा फंक्शन जिसमें लेफ्ट साइड में y हो, राइट साइड में x हो। आप ऐसे क्या याद रख सकते हैं, या जब भी y को इन टर्म ऑफ x एक्सप्रेस करेंगे उस फंक्शन को हम बेटा नाम देंगे वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है, राइट। जब y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है तो इसका मतलब कि एक्सप्लिसिट फंक्शन की ये डेफिनेशन है। क्लियर हो रहा है आपको? तो ये इसका बी करेक्ट ऑप्शन है।
तो यहाँ से यस सर। इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बात ना करना नाइंसाफी होगी। तो व्हाट इज इम्प्लिसिट फंक्शन? छोटी जो बुक्स हैं उसमें डेफिनेशन गलत लिखी हुई है, कि वहां पे लिखा हुआ है कि अ फंक्शन जिसमें एक्स और वाई को सेपरेट ना किया जा सके इजीली, अ फंक्शन विच कैन नॉट बी एक्सप्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि जिसको आसानी से आप इन टर्म ऑफ एक्स एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, मतलब आप एक्स और वाई को सेपरेट कर सकें, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन। और जिसमें एक्स और वाई को सेपरेट ना कर सकें, एक्स और वाई मिक्स होकर आ जाए, मिक्स एक्स एंड वाई, तो उस तरह का जो फंक्शन होता है उसको आप इम्प्लिसिट फंक्शन का नाम देते हैं। लेकिन इन एक्चुअल ऐसा नहीं है। इन एक्चुअल ये है कि इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि अ फंक्शन जिसको आप इस फॉर्म में लिखें, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू जीरो, हर वो फंक्शन जो इस फॉर्म में लिखा जा सके उसको आप इम्प्लिसिट फंक्शन, और जो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में हो उसको आप एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। ये तो दो डेफिनेशन है और उसने पूछी भी डेफिनेशन है। तो लेट्स मैं आपके सामने दो फंक्शन रखता हूँ। एक है y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। दूसरा फंक्शन मैं ये रखना चाहता हूँ कि एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये ऊपर वाला फंक्शन एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है? कौन बताएगा? एक्सप्लिसिट। y को इन टर्म ऑफ x एक्सप्रेस किया हुआ है, ये इम्प्लिसिट है या एक्सप्लिसिट है? एक्सप्लिसिट है। एक्सप्लिसिट है बेटा। एक्सप्लिसिट। ठीक है, क्योंकि y और x अलग हुआ पड़ा है, दैट्स वाई कि आप ये कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब ये जो नीचे वाला फंक्शन मैं यहाँ पे रख रहा हूँ ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि इसमें x और y मिक्स होकर आ रहे हैं। मिक्स होने का मतलब है x और y दोनों लेफ्ट साइड में है, y इन टर्म ऑफ x एक्सप्रेस नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आप आसानी से y कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन आपने फंक्शन को वो जिस हालत में पड़ा हुआ है उस हालत से डिसाइड करना है कि वो एक्सप्लिसिट है या इम्प्लिसिट है। बात समझ आ रही है आपको? ये इस हालत में फंक्शन एक्सप्लिसिट है, और ये इस हालत में जो फंक्शन है वो इम्प्लिसिट है। बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जो इम्प्लिसिट हों तो उसको आप एक्सप्लिसिट बना ही नहीं सकते, लाइक लाइक एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्र इक्वल टू जीरो। इसको तो वाई आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते ना। आप चाहें भी तो आप वाई और एक्स को अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आसानी या मुश्किल का कंसेप्ट मैथमेटिक्स में नहीं होता। जस्ट कुछ चीज़ें कुछ स्टूडेंट के लिए आसान होती हैं, कुछ के लिए मुश्किल होती हैं। कुछ आसानी से वाई कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म ऑफ एक्स, कुछ नहीं कर पाते। तो डेफिनेशन सबके लिए वैलिड होती है। हर वो फंक्शन जिसमें एक्स और वाई मिक्स होकर नजर आ जाए आपको, जैसे इसमें एक्स और वाई लेफ्ट साइड में और मिक्स है, वो इम्प्लिसिट। जिसमें एक्स और वाई सेपरेट हुआ पड़ा हो वो एक्सप्लिसिट होता है, सॉरी। जिसमें एक्स और वाई मिक्स होकर आए वो इम्प्लिसिट। समझ आ गई? यस सर। अच्छा चले, टेस्ट में लूंगा तो उसमें आपको मजीद समझ आ जाएगी कि आपको समझ आई है या नहीं। नेक्स्ट आपका MCQ 7 है। अ, वो कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन यूज की हुई है कि दो फंक्शन की कंपोजिशन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये ना आप MCQ 7 8 भी साथ आ गया, लेकिन इसको बाद में देखेंगे हम। तो डेफिनेशन बहुत आसान सी है, हम कैलकुलेट करते हैं। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको ऑलरेडी बताया हुआ भी है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ब्रैकेट वाले फंक्शन की वैल्यू यूज करनी होती है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स आपका गिवन है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो मैंने जस्ट जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी है, जो जी ऑफ एक्स गिवन था वो इधर रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट, इससे जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये है कि जो फंक्शन बड़ा फंक्शन होता है जिसपे कंपोजिशन कैलकुलेट करते हैं उसकी आप डेफिनेशन यूज करनी है। तो बनेगा 3x² प्लस 2x माइनस वन। तो अब डेफिनेशन कैसे यूज करनी है? एफ ऑफ एक्स हो तो ये आंसर आता है। अब एफ ऑफ एक्स प्लस वन है तो आप जो इस फंक्शन में एक्स है उसको एक्स प्लस, जस्ट ये काम करेंगे, रिप्लेस करें एक्स को एक्स प्लस वन के साथ। इसका मतलब ये जो एफ वाला फंक्शन है वहां पे जिधर जिधर आपको एक्स नजर आ रहा है उधर एक्स प्लस वन लगा दें, तो बनेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस टू टाइम्स एक्स बन जाएगा टू टाइम्स एक्स प्लस वन एंड माइनस वन एज इट इज।
मैंने जस्ट x को x+1 से रिप्लेस किया तो f(x+1) आ गया। अब फार्मूला ओपन करें, 3 × a+b² बनेगा x² +2x+1 +2 से मल्टीप्लाई करें बन जाएगा +2x+2 एंड -1। सिंप्लीफाई कर लें, 3x² +3 × 2 = 6x +3 +2x+2 एंड -1 डायरेक्ट सोल्व कर दें, वो +1 आ जाएगा। 3x² वाली एक ही टर्म है तो 3x² आ जाएगा। 6x+2x 8x हो गया एंड 3+1 कितना हुआ, 4 हो गया। तो आप चेक कर सकते हैं, इसमें जस्ट कैलकुलेशन है और इसका डी आई थिंक बी सॉरी करेक्ट ऑप्शन है, 3x² +8x+4। क्लियर है ये आपको? Yes, sir. तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ई की वैल्यू क्या होती है। तो ई आपके पास एक इरेशनल नंबर है बेटा, जिसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है 2.71 समथिंग है, ठीक है। 3.142 ये अप्रोक्सीमेशन है, पाई की वैल्यू है। पाई आपके पास 22/7 भी तकरीबन इक्वल होता है अप्रोक्सीमेशन करके, ठीक है। तो पाई की जो वैल्यू है ये 22/7 ये एग्जैक्टली नहीं होती, ये जस्ट इसके अप्रोक्सीमेशन है, इसके राउंड ऑफ करके लिखते होते हैं। बहरहाल उसने पाई का नहीं पूछा, उसने ई का पूछा है, तो ई की वैल्यू आपको याद रखनी होगी कि ई इज 2.714 समथिंग होती है, इरेशनल नंबर होता है इसका, ठीक है। तो 2.71 इसने लिखा हुआ है, तो ये आपकी एक करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक वैल्यू आप कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट भी करके भी आंसर लगा सकते होते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कि अगर 5 raised to the power सॉरी कॉज, हाँ ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन 9 के यहाँ पे लॉग फंक्शन की डेफिनेशन यूज करेंगे कि हम जानते हैं जनरल फार्मूला ये होता है कि अगर इफ x इज इक्वल टू a⁻y हो, तो ये जो स्टेटमेंट होती है वो इक्विवेलेंट होती है किसके, y इज इक्वल टू log log जो राइट साइड में बेस है वो एक log की बेस बनती है और x आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे एक रिजल्ट है कि जो log a x होता है वो एक्चुअली इक्वल होता है नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ बेस जो कि a है। ये जनरल लॉग है, जनरल लॉग का नेचुरल लॉग से ये रिलेशन होता है, और नेचुरल लॉग को मैंने डिस्कस किया था, ऐसा लॉग जिसमें बेस ई हो वो नेचुरल लॉग होता है। बहरहाल हम चेक करते हैं, 5 की पावर x = 7 लिखा हुआ है ना, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 इज इक्वल टू 5 की पावर x। तो ये स्टेटमेंट इक्वल हो जाएगी, x आपके पास पावर में आता है, जो पावर में आता है वो लेफ्ट साइड में आता है, यहाँ पे पावर में x है ना, तो x आपके पास लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और जो बेस है बेस 5 है, वो 5 जो है वो log की बेस बन जाएगी, log 5 हो जाएगा, और लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है वो राइट साइड में बन जाता है, तो log 7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब x की जगह 7 है, a की जगह 5 है, तो बनना चाहिए, अगर इसको आप नेचुरल लॉग में आंसर लिखते हैं तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ 7 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 5, ठीक है। तो ये इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी करेक्ट है, नेचुरल लॉग ऑफ 5, सॉरी ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है, नेचुरल लॉग ऑफ 7 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 5। समझ आ गई? मैंने जस्ट लॉग की डेफिनेशन जो जनरल प्रॉपर्टीज हैं वो यूज कर दी है, कोई मसला इस बात में? No, sir. No. ओके। नेक्स्ट आपके पास कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन है, जस्ट कि कुछ फार्मूलाज थे ये आपने मेमोराइज करने होते हैं। कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल होता है e⁻x प्लस e⁻−x डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होता है ये। साइन हाइपरबोलिक में बीच में माइनस आ जाता है, और बाकी फिर आप वही जो ट्रिग्नोमेट्रिक की चीजें हैं उनको डिवाइड करके तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है एमसीक्यूज, वो कौन सा है, एमसीक्यूज नंबर 10 है। मैं अब 10 ही लिखता हूँ डायरेक्ट। तो उसमें यह है कि नेचुरल लॉग अगर डिवीजन में हो, सॉरी सब्ट्रैक्शन में हो, तो वो किस में जाता है, वो आपको मालूम होना चाहिए कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वाई हो, तो डिवीजन में हो तो वो सब्ट्रैक्शन में चला जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो ये बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ वाई,
तो आप चेक कर सकते हैं आपका जो लॉग है वो सब्ट्रैक्शन में स्प्लिट हुआ हुआ है, तो ऑफ कोर्स वो डिवीजन में जाएगा। तो इसका जो डी करेक्ट ऑप्शन है, तो बनना चाहिए नेचुरल लॉग ऑफ m बाय n इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ m माइनस नेचुरल लॉग ऑफ n। सिमिलरली आपको मालूम होना चाहिए कि जो नेचुरल लॉग होता है वो प्रोडक्ट से सम में जाता है, और जो नेचुरल लॉग में पावर अगर आपके पास जो भी हो लॉग की, तो वो स्टार्ट में आप ले जा सकते हैं। ये सम प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की हुई है, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास है कि ये फंक्शन कंटिन्यूटी से रिलेटेड उसने रिजल्ट आपसे पूछा कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। हर वो पॉइंट जिसमें जो आप इस फंक्शन में पुट करें और अनडिफाइंड आंसर आए। आप -3 पुट करें बेटा, तो -3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 अनडिफाइंड, 3 पुट करने पर भी अनडिफाइंड आएगा। दैट्स वाई इसका ना सी करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है ये बात आपको? फिर जी हमने सर। पढ़ा यस था सर। कि जो आपके पास होता है MCQ 8 में, कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा का आंसर 1 आता था। ये एप्लीकेशन थी सैडविच थ्योरम की। लिमिट जीरो पे होने चाहिए, फंक्शन साइन का ही हो, जो साइन के एंगल में हो वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यू कैन चेक की सारी प्रॉपर्टीज हैं। साइन का एंगल 7 थीटा है, तो डिनोमिनेटर में भी क्या है, 7 थीटा। इसलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। तो अब जरा देखें एफ ऑफ थीटा किसके इक्वल है, थीटा टाइम्स सीकेंड थीटा। एफ ऑफ जीरो में आप क्या करें, थीटा को सिर्फ जीरो से रिप्लेस कर दें, तो थीटा की जगह जीरो, और फिर आ जाएगा सीकेंड ऑफ जीरो। यू कैन चेक के सीकेंड जीरो तो 1 होता है, लेकिन जीरो से मल्टीप्लाई होकर टोटल आंसर आप